सानवी खरबंदा। मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको योगा सिखाऊंगी। हमारा पहला योगा है बटरफ्लाई पोज। नेक्स्ट इज हलासन। नेक्स्ट ब्रह्मणी प्राणायाम। नेक्स्ट इज चक्रासन। अब मैं हुपला करने जा रही हूँ और हुपला से हम बहुत स्मार्ट बनते हैं, पतले बनते हैं और रूम में बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है। इसको अगर आप रोज करोगे तो आप बहुत ज्यादा पतले हो जाओगे। पहले मैंने आपको बड़े उपले से करके दिखाया था, तो ये है छोटा उपला। इससे हमारी हैंड की एक्सरसाइज होती है और उससे हमारी कमर की एक्सरसाइज होती है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजमदान। जैसे आप सभी को मालूम है कि अपने इस खास कार्यक्रम रूबरू में हम आपको एक रूबरू करवाते हैं उस शख्सियत से जिसने इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ न कुछ जरूर किया है। कभी हम बॉलीवुड को लेकर आते हैं, बॉलीवुड सितारों को भी, भजन गायकों को। हमारे साथ हैं जिनको हम आपसे मिलवा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं। अशोक खरबंदा जी, जो एक मैजिशियन भी हैं और बैंक से रिटायर भी हैं, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है और वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में भी है। तो आज हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं योगा के ऊपर। जैसे आप सभी को पता है कि 21 जून को सभी विश्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योगा दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया हुआ है। आज इंडिया के हर जगह, हर शहर के अंदर तो योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को, और उसी को आगे चलते हुए पूरे विश्व के अंदर 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विदेश के अंदर जो जितने भी कंट्रीज हैं, मैं अभी उन कंट्री का नाम तो नहीं ले सकता, पर जितनी भी कंट्रीज हैं सब में 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आज हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम रूबरू में अशोक खरबंदा जी, जो मैजिशियन भी हैं और स्टेट बैंक से रिटायर भी हैं, जिन्होंने अपने देश भारत का नाम विदेशों तक पहुंचाया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में भी दर्ज किया है। तो आइए हम आप रूबरू होते हैं अशोक खरबंदा जी से। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों से, सभी जो है लोगों से मैं यही कहूँगा कि योग भगाए रोग। कृपया इसी को जो है ना आपने अमल करना है और आगे इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अशोक जी, हमें ये बताइए कि आप इस योग से कब से जुड़े, कब आपके मन में विचार आया कि मुझे भी योगा करना चाहिए और समाज को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए? बचपन से ही योगा को हम किया करते थे और उसके बाद जो है हमें जब बैंक में हम जाया करते थे और बैंक में जब नौकरी करते थे तब भी जो है हमारे मन में होता था कि कुछ न कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो सुबह उठ करके हल्के व्यायाम, प्राणायाम, योगा जो हल्के करके हम ऑफिस जाते थे और ऑफिस में भी क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा होता था तो उसमें भी कभी मतलब हाथों को उठा के ताली बजा लेना, कभी जो है 10 मिनट घूम लेना और फिर 2 घंटे फिर बैठ जाना। तो ये हमारा शुरू से शौक रहा है। जब हम बैंक से रिटायर हुए तो हमें उसके बाद ये शौक ज़्यादा ही लग गया और उसमें जो है योगा के जो योगदान है स्वामी रामदेव का भी काफ़ी रहा योगा का। उसके बाद जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी का योगदान उससे भी ज़्यादा रहा और योगा इंटरनेशनल योगा डे के बाद
तो हमारे मन में एक एकदम से लगन ही पैदा हो गई, ना ही हमारे मन में, जबकि हमारी पूरी फैमिली में इसकी लगन पैदा हो गई। और जब इसमें आपको योगा रोज डेली आराम से करोगे तो जो आपकी उम्र है वो 10 साल आपको छोटी लगने लगेगी। जैसे कि मैं 70 साल का हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि यंग फीलिंग आती है। तो आप ये बताइए कि आप जैसे आपकी बैंक की भी नौकरी थी, तो कब आपने एक रेगुलर योगा करना शुरू किया और लोगों को इसके लिए प्रेरित किया? जब मैं बैंक से रिटायर हुआ तो जो हमारा जो सीजीएम था उन्होंने मुझे एक पेन दिया। उन्होंने कहा इस पेन का आप यूटिलाइज करना। तो मैंने उस पेन के यूटिलाइज करते हुए पहले तो किताबें लिखनी शुरू कर दी। तो उसमें मैंने जो है A to Z मैजिक के ऊपर किताब लिखी, उसके बाद जादू या विज्ञान, उसके बाद कलर चेंजिंग बुक, और उसके बाद इंटरनेशनल मैजिक डायरेक्टरी, और वो अब जो है स्टूडेंट्स के लिए मैथ मैजिक बुक लिखी है, जो कि मैथ है बहुत आसान हो गया। और मैथ के साथ ही फिर मैंने योगा की तरफ जो है इसको ध्यान देना शुरू किया। जो सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल से ऊपर हो जाते हैं, वो कहते हैं जी हम योगा करें तो कभी हमारे टांगों में दर्द होने लगता है, कभी हमारी कमर में दर्द होने लगता है। तो उसके लिए जो है एक अलग से योगा वो मैंने इजाद किया, जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट योगा। मतलब जो एक 60-62 साल के बाद अपनी जॉब से रिटायर होते हैं, वो अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें और अपने आप को कैसे फिट रखें, उसके लिए आपने ये कार्यक्रम शुरू किया। अशोक जी, जैसे आपने बताया कि 10 साल आपकी रिटायरमेंट को हो चुके हैं, आपने उसके बाद रिटायरमेंट योगा शुरू करी। अभी तक आप कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं और इस रिटायरमेंट योगा का लाभ उठा रहे हैं? इसमें ना हमारे योगा में हजारों लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन उसमें हम जो है ना अपनी टीम बनी हुई है। उसमें टीम में एक धर्म भाई हैं जो कि जो आध्यात्मिक योगा सिखाते हैं, और एक हमारे जो म्यूजिशियन हैं कई स्टेट्स में, वो भी योगा को क्लासेस लेते हैं, और जो योगा की ध्यान योग वगैरह और वार्म अप योगा करते हैं। तो मैंने उनको जो है ना जो सीनियर सिटीजन या रिटायरमेंट के बाद योगा को वार्म अप योगा का नाम दिया। तो वार्म अप योगा में आप हल्के व्यायाम करिए और वो व्यायाम जो है धीरे धीरे बढ़ाइए। तो धीरे धीरे बढ़ाने से लोगों की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। उसको जो है ज़्यादा मतलब कर रहा है, और ज़्यादा मोस्टली जो है ना जैसे घुटनों का होता है, तो घुटनों का जो व्यायाम है वो अलग है। उसमें सिर्फ बैठे बैठे अगर वो ये करेंगे तो उसमें घुटनों के दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा। अशोक जी, ये बात है कि जब इंसान 60-62 साल के बाद रिटायर होता है तो शरीर में वो शक्ति नहीं रह जाती, कुछ बीमारियों से लड़ने की भी उतनी शक्ति जितनी जवानी में होती है। तो उस हिसाब से ये वार्म अप योगा जो आपका है वो धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, कम लेवल के हिसाब से। बिल्कुल ठीक बात है, उसमें धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, लेकिन खाना जो है वो धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। जो आप खाना पहले खा रहे हो, मान लो पहले आप 4 चपाती खाते थे, रिटायरमेंट के बाद 2 चपाती कर दीजिए। और अगर रात को भी 2 चपाती खाते हैं, धीरे धीरे उसको 1 चपाती कर दीजिए। और उसमें जो है ना वो फलों की और सब्जियों की और सलाद की मात्रा बढ़ाइए। और उसमें उससे जो है ना आपका जो है जो लेवल है शरीर का, चाहे शुगर लेवल हो, चाहे जो है ना वो और कोई अन्य है, वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल आप ठीक है। वैसे भी कहते हैं कि रात को जो डिनर होता है हमेशा कम लेना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर रात को एक रिलैक्स के आराम के मूड में होता है। जब हम ज़्यादा उसको डाइट दे देंगे तो वो डाइजेशन खराब करेगा ही करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। इस उम्र में आके हमें दिन को दूध नहीं पीना चाहिए, रात को सोते हुए पीना चाहिए, और रात को दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये 2 चीजें कर लेंगे ना तो उसमें आधी बीमारियां वैसे दूर हो जाएंगी। मतलब चलिए, हम जैसे योगा पे बात कर रहे थे, आप हमें बताइए कि योगा के आसन कितने प्रकार के होते हैं, जो वार्म अप आपके योगा के आसन है? वार्म अप के लिए आप जो है 5 आसनों से शुरू करिए, उसके बाद 10 कर लीजिए, 10 के बाद 15, और इससे ज्यादा मत करिए, क्योंकि जो आपका वो है ना शरीर, उसमें क्या है कि जैसे हाथों में दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, या हमारे हाथ में सोते हुए सुन्न हो गए, तो ये चीज मेन जो है ना उसके ऊपर मतलब ध्यान दिया जाता है। अशोक जी, जैसे आपने अभी आसन करके हमें दिखाए हैं, 10 आसन आपने करके दिखाए हैं, जिसमें सबसे पहले आपने दिखाया था ब्रज आसन। ब्रज आसन तो जैसे सभी दर्शक हमारे देखें कैसे करना चाहिए, उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है, ये हमें थोड़ा सा आप संक्षेप में बताएं। हमारे देश में 2 तरह के टॉयलेट हैं, एक तो इंडियन टॉयलेट है, एक जो है इंग्लिश टॉयलेट है। जो पहले जो है इंडियन टॉयलेट होते थे वो जो है ब्रज आसन ही टाइप के बने हुए थे, तो इसलिए जो है ना उनको कभी भी घुटनों पे टांगों पे दर्द नहीं होता था।
आजकल जो है ना सभी इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि जो है इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल करने लगे हैं, इसलिए ब्रज आसन की महत्ता बढ़ गई है। तो मैं जब भी ब्रज आसन आप करें, टांगों पे बैठ के या एड़ियों पे बैठ के उसको 4 या 5 मिनट ब्रज आसन ही करें। इवन खाना खाने के बाद भी अगर आप ब्रज आसन करेंगे तो कभी भी टांगों पे और घुटनों पे या एड़ियों पे आपका दर्द नहीं होगा। आइए हम अशोक से पूछते हैं ताड़ आसन के बारे में। ताड़ आसन का क्या महत्व है हमारे शरीर पर? ताड़ आसन का मतलब है कि ताड़ की तरह हमें जो है ना खड़े हो जाना है। सारे मतलब टांगे नीचे और हमारी हाथ ऊपर, और जितना हम ऊपर हाथ ले जा सके और एड़ियों को थोड़ा ऊपर उठा सके उतना हमने वो करना है। उससे जो है पूरा हमारा शरीर खुल जाता है और जो है ना ताड़ की तरह हमें जो है बिल्कुल खड़े हो जाना है, उसको कहते हैं ताड़ आसन। आइए हम उससे बात करते हैं तीसरे आसन के बारे में, जो है पाद हस्त आसन। अशोक जी जरा उसके बारे में विस्तार से बताएं। पाद हस्त आसन है कि आपने बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाना है। तो हाथ हैं वो जो है नीचे जो है हमारी ये अंगूठे हैं उसको छूने चाहिए। तो उससे क्या है कि हमारा जो ये शरीर है वो एकदम से जो है ये सीध में आ जाएगा। जब हम उसको घुटने को नीचे लगाएंगे तो हमारा जो पेट है वो भी अंदर चला जाएगा, तो पेट कभी नहीं बढ़ेगा। ये इसका सबसे जो अच्छा जो वो है कि कभी मोटापा नहीं आएगा अगर इसको हम डेली करते हैं। आरंभ में जब आप इसको करोगे तो आपकी जो हथेलियां हैं वो जमीन पर नहीं लगेंगी या आप जो है उंगलियों से अंगूठा नहीं पकड़ सकोगे। लेकिन अगर हम धीरे धीरे इसको रोज करेंगे तो एक टाइम आएगा कि आपकी हथेलियां जो है जमीन पे छूने लगेगी, और जिस दिन आपकी हथेलियां जमीन पे छूने लगे तो समझो कि आपकी आधी बीमारियां इस आसन से दूर हो जाएगी। तो इतना अच्छा जो है ना पाद हस्त आसन है। जैसे अशोक जी विस्तार से बताया वो तो बात ठीक है कि जब हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो समय लगता है। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। जब आप करते रहेंगे तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो परफेक्ट भी आप ही होंगे। आइए हम अब अशोक से चौथे आसन के बारे में पूछते हैं। जैसे अशोक जी ने 3 आसन के बारे में बताया, आइए हम उससे पूछते हैं चौथे आसन के बारे में जिसका नाम है स्कंद संचालन आसन। आइए हम अशोक जी विस्तार से उनसे पूछते हैं। जो हमारे कंधे हैं ना उसके लिए उसका नाम दिया गया है स्कंद। तो ये जो कंधे हैं ये ढीले नहीं होने चाहिए। जब भी कोई काम करें या हम कहीं जाते हैं तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये बड़े मतलब रोब वाला जो है ना व्यक्ति जा रहा है। तो उसके लिए जो है ये आसन जो है वो जो स्कंद संचालन नाम दिया गया है। ठीक है। और इसको जो है ना जो इस प्रकार जो करते हैं हम उस पर ऊपर करते हैं और उस पर ऐसे करते हैं, तो ये स्कंद के लिए ही किया जाता है। ठीक। जो हमारी ग्रीवा यानी गर्दन है, आपने देखा होगा कई बारी उनको जो है ना यहाँ पे कुछ लगाया जाता है। तो वो जो है वो इसलिए होता है कि हम गर्दन के कोई व्यायाम या ग्रीवा के कोई हम आसन नहीं करते, तो ग्रीवा के भी आसन जरूरी है। हर चीज का अपना इसका इम्पोर्टेंस है, हर शरीर के हर अंग का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो जब हम ग्रीवा का अर्थात गर्दन के व्यायाम करेंगे तो किसी हालत में गर्दन पे हमारा कोई भी दर्द नहीं होगा, ना हमें ही इसका किसी डॉक्टर ने कहेगा इसको लगा लो। जी बिल्कुल ठीक बात। अशोक जी हमें सभी आसन के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। अब हम पूछते हैं उतातन आसन के बारे में उनसे। ये जो है हमारे टांगों के लिए किया जाता है। टांगों को लिए कई बारी हम बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं और या मतलब हम कुर्सी बैठ के काम कर रहे हैं, तो इस पे जो है ना जो हमारे खून के कत्ते हैं कई बार जम जाते हैं, तो उसके लिए ये आसन बनाया गया है। उसमें जो है हमें जो है कम से कम 4 बार जो है ना एक टांग को जो है ना वो घुमाना है और उसी बार 4 या 5 बार दूसरी टांग को घुमाना है। तो जब ये इस प्रकार के ये हम इसको करेंगे तो हमारा जो टांगों का जो है रक्त संचार वो बड़ी आसानी से हो जाएगा और हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ भी नहीं होगी। और ये जो हमारा अर्धासन है उसके बारे में, जो अर्धासन है उसमें भी हमें जो दोनों टांगों को इकट्ठा उठा के जो है ना इसको करना है। जो पहले आप किया था एक टांग को 5 बार उठाया, दूसरी टांग को 5 बार उठाया, इसमें हमने दोनों टांगों को पहले तो लेफ्ट में 2-3 बार उठाना है, उसके बाद जो है ना वही दोनों टांगों को राइट से उठाना है। तो जब ये लेफ्ट और राइट की दोनों की हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब वो उसमें
जब मिलिट्री में होता है तो कहते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो ये जो है इसमें भी हमें लेफ्ट राइट अगर दोनों करेंगे तो हमारे ये जो कोई भी प्रॉब्लम जो है टांगों की नहीं आएगी। मतलब और अभी आपने घुटना आसन भी किया था, उस घुटने आसन के बारे में बताएं। जो घुटनों का है वो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं या हमारी माताएं हैं या बहनें हैं, उनको जो है ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो बैठ के काम करती हैं ज़्यादातर, या टीवी के आगे भी हम बैठे रहते हैं काफ़ी देर, तो उसमें भी जो है ना ये घुटनों का जो है प्रॉब्लम आती है। तो घुटनों के लिए जो है कोई व्यायाम भी आप करो, लेकिन उसमें जो है अगर कुर्सी पे बैठे बैठे ही ये जो व्यायाम कर लेंगे तो कभी भी ये घुटनों का दर्द जो है ना 100 साल तक नहीं आएगा। हाँ, उसका ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ बहुत सिंपल है। हाँ, ये सिंपल है बिल्कुल। ये इसको बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है, ठीक है, सीधा रखना है और इसको दोनों को जोड़ के रखना, मतलब घुटने आपस में जुड़ते रहने, जुड़े रहने। और ये जो अंगूठे है इसको अंदर की तरफ करना है, ठीक है जी, इसको इस प्रकार अंदर की तरफ। अगर ये आप रोज 5 मिनट कर लेंगे तो यहाँ पे कभी भी ये आपको घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इतना मतलब अच्छा नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि आजकल अशोक जी हमने देखा है कि बहुत बड़ी भारी समस्या है घुटनों की, जो घुटनों में आजकल दर्द उठता है वो 30-35 साल के लोगों को ही घुटनों में दर्द उठना शुरू हुआ, क्योंकि इतनी ट्रैफिक इतना हैवी हो चुका है और ड्राइविंग भी करते हैं तो घुटनों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप ये आसन कीजिए और अपने घुटनों को ठीक कीजिए। ना आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना दवाइयां लेने की जरूरत है, ना घुटने चेंज करवाने की जरूरत है। इसलिए इस आसन का बेनिफिट आप घर पे बैठे आराम से आप 5-10 मिनट अपने शरीर को दे सकते हैं इस घुटने आसन के लिए। ये आपको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल है। इसको अगर आप रोज 5 मिनट भी करेंगे तो आप खुद अपने आप में चेंज करेंगे। जो आप थोड़ा सा चलने में जिनको घुटने में दर्द होता है, अगर ये 5 मिनट लगातार चले तो वो आराम से चलना शुरू कर देंगे और भागना भी शुरू कर देंगे, अगर 3 महीने लगातार ये करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने हमें बताया, हमारे दर्शकों को भी ये बताया है कि कैसे इस दर्द से वो निजात पा सकते हैं और अपने आप को इस घुटनों की दर्द से स्वस्थ कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं अर्धचक्रासन के बारे में। जो हमारा जो अर्धचक्र आसन है वो है हमारा गर्दन को पीछे लगाने वाला। इसमें अर्धचक्र आसन में जो हमारा जो शरीर है या हमारा ये गर्दन है, ये पीछे लगानी है, बिल्कुल पीछे। जितना हम पीछे खड़े होकर के आराम से पीछे जितना ले जाएंगे और उसको हम कर सकते हैं। इवन अगर हम हाथ को भी पीछे ले जाएं तो और गर्दन को भी पीछे ले जाएं तो वो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो उससे जो है जो हमारी गर्दन जो पीठ की दर्द है वो कभी भी नहीं होगी। शवासन किसे कहते हैं और वो कैसे करना चाहिए? वास्तव में जब भी हम कोई आसन करें तो थोड़ा सा आराम जरूर करना चाहिए, और आराम करने के लिए हमें सीधा लेट जाना चाहिए और आराम से हमें उसकी सांस वगैरह लेना चाहिए। तो इसको स्वशासन कहते हैं। तो ये स्वशासन जो है ये जरूरी है श्वास लेने के लिए। हम अशोक इससे, क्योंकि एक मैजिशियन भी है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में भी इनका नाम है, तो थोड़ा सा अब इनसे हम मैजिक के बारे में, जादू के बारे में ही पूछते हैं। तो ये मैजिक कब शुरू हुआ था? ये बचपन में मैं 12 साल की उम्र में ही जादू का शौक लग गया था, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई के साथ जो है इसको मैंने आगे बढ़ाया। पहले तो किताबों से ही जादू सीखा, लेकिन हमारे जो पीछे सरकार साहब थे सीनियर, उनको मैंने अपना गुरु बनाया। उनका जो है दिल्ली में मावलंकर आर्मी एक बार प्रोग्राम हुआ तो मैंने उनको बोला जी मुझे आपका चेला बनना है। उन्होंने कहा पहले पढ़ाई करो तब मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने कहा मैं पढ़ाई भी करूंगा साथ में मैजिक भी करूंगा, और अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं रहा तो मैं कभी भी जादू नहीं सीखूंगा। तो उनको मैंने ये चैलेंज के रूप में बताया और मैं जो है पढ़ाई में भी आगे बढ़ता रहा और साथ साथ जो है ना जादू भी करता रहा। उन्होंने मुझे जादू सिखाया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जादू में हमने नित्य नए प्रयोग करते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, एक है सुमित खरबंदा, एक राहुल खरबंदा, और एक जो है पोस्ट ग्रेजुएट है, एक MBA है, और दोनों जो है सिर्फ मैजिक कर रहे हैं। तो उन्होंने मैजिक को एज ए कैरियर बनाया। तो जो बेरोजगार है, जो कि चाहते हैं कि हमें जो है कहीं नौकरी नहीं करनी, हम अपना इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, वो हमारे पास आए, हम उनको जादू सिखाएंगे और वो जादू से जो है ना अपना कमाई भी कर सकते हैं, हजारों रुपये कमा सकते हैं। यस, और इवन हमारे जो दोनों बेटे हैं वो जो है फ्रांस, यूरोप, अमेरिका सभी जगह घूम रहे हैं इसी जादू से।
और इसी जादू के बल पर ही मैं स्टेट बैंक में जो है पब्लिसिटी थ्रू मैजिक सारी मैजिक मैं किया करता था और इसलिए वहाँ फेमस भी था। ठीक है, ठीक है। मतलब आपने उसको एक कैरियर में कैरियर ने बना के अपनी जॉब आपने स्टेट बैंक में रखी और एक शौक के तौर पर जादू को आप करते रहे। जहाँ हंसी मजाक जीवन में अगर किसी भी एक ग्रुप के अंदर या एक सभा में समाज के अंदर आप थोड़ा सा उनको हंसी मजाक दे सकते हैं तो वो भी एक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हंसना भी। तो आज हमारे साथ थे अशोक खरबंदा जी, जो विस्तार से योग के बारे में बताया और जादू के बारे में बताया कि उनके दोनों बेटे हैं राहुल खरबंदा और सुमित खरबंदा, जो भारत का नाम देश विदेश में पहुंचा चुके हैं, जहां एक सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है और अशोक खरबंदा जी का नाम लिया जाता है, राहुल खरबंदा जी का और सुमित खरबंदा जी का नाम लिया जाता है, जो बॉलीवुड से भी आज जुड़ चुके हैं। काफी शो वो बॉलीवुड के भी कर चुके हैं। तो कुछ और कहना चाहेंगे अशोक जी? मैं उसमें सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जब एशियाड 82 हुआ था तो उसमें जो है हमें मौका मिला था और उसमें हमने आंखों में पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाई थी किनाट प्लेस में, तभी हम उससे पॉपुलर हुए थे। और जो हमारा कैरियर की बात है तो हमने कम से कम 1000 लोगों को मैजिक सिखाया है। उसमें जो है सतीश चोपड़ा ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये भी स्टेट बैंक से रिटायर हुए हैं और आजकल जो है आराम से ये मैजिक कर रहे हैं और अपनी जीवन यापन जो है रिटायरमेंट के बाद भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि समाज के लिए भी आपने काम किया, लोगों के जीवन को दिशा भी दी है कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को कैसे यापन करें, कैसे अपना गुजारा चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका हमारे समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।